8.2 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है ABCD इज अ rhombus एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल्स PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो जैसे कि यहाँ पे एक सिमिलर फिगर है इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर है, बट एक सिमिलर फिगर जो है वो इस सेकंड क्वेश्चन के लिए भी बनेगा। और इसमें ये वही बात कह रहा है कि ABCD यहाँ पर एक रोम्बस होगा और जो PQRS है वो मिड पॉइंट होगा, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी दिया हुआ जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बनाया हुआ। लेकिन यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है कि जो ये मिड पॉइंट्स है PQRS, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, तो इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पे मैं एक बार और इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। तो ये है ABCD एक रोम्बस और इसके अंदर जो इसके मिड पॉइंट्स है PQRS और इसको ज्वाइन करके जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है इसे हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। और यहाँ पे जो ये AC है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब कंस्ट्रक्शन डाला है AC को ज्वाइन करके। तो यहाँ पर हम एक बात और लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC। तो AC को हमने ये ज्वाइन कर लिया है। अब अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है। तो हमने सेम इसी मेथड से जो अभी हम करने जा रहे हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने किया था और वही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं कि इन ट्राइंगल ABC P and Q are the midpoints of sides AB and BC. Therefore, by midpoint theorem, जो ये PQ होगा ये AC के पैरेलल होगा और हाफ भी होगा। तो PQ is parallel to AC and also PQ is half of AC and this is our equation 1। और सिमिलरली इसी तरीके से इन ट्राइंगल ADC by midpoint theorem, जो ये SR है वो इस AC के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिखते हैं, SR is parallel to AC and also SR is half of AC and this is our equation 2। तो जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें तो PQ AC के पैरेलल है और यहाँ SR AC के पैरेलल है। तो AC सेम है, तो इसका मतलब जो PQ है वो SR के भी पैरेलल होगा। और इसी तरीके से अगर PQ हाफ ऑफ AC है और SR हाफ ऑफ AC है तो हाफ ऑफ AC इज इक्वल, तो देयरफॉर PQ इज ऑल्सो इक्वल टू SR। और इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get PQ parallel to SR and PQ equal to SR। तो क्योंकि यहाँ पर जो PQ और SR है ये यहाँ पर पैरेलल भी हो गया और ये इक्वल भी हो गया, तो मिनिमम एटलीस्ट जो वन पेयर है अपोजिट साइड का वो पैरेलल और इक्वल है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, thus PQRS is a quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel and equal।
पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो और अगर अब ये पैरेललोग्राम है तो इसको अभी हम रहने देते हैं, या तो हम इसको इक्वेशन मान लें या फिर अभी इसको रहने देते हैं। अभी हम चलते हैं पहले आगे और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो AB और जो BC है, सिंस ABCD इज अ रोम्बस, तो यहाँ पे अगर ABCD ये रोम्बस है तो देयरफॉर जो AB होगा ये BC के बराबर होगा, क्योंकि ये रोम्बस का साइड है। सिंस साइड ऑफ रोम्बस, तो अगर हम इस AB को अगर हाफ करें, हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ BC, तो क्योंकि जो P है वो मिड पॉइंट है, तो AB का अगर हम हाफ करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो BP है ये इस हाफ ऑफ AB हो जाएगा, तो BP। और यहाँ पे अगर हम इस BC का हाफ करें तो क्योंकि Q मिड पॉइंट है इसका, तो अगर इसका हाफ करेंगे तो ये हम इसको BQ लिख सकते हैं। हाँ, इसको CQ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हमें BQ की ज़रूरत है। और इसमें क्योंकि P मिड पॉइंट है और AB का हाफ करेंगे तो हम AB भी AP भी लिख सकते हैं, बट हमें BP की ज़रूरत है, तो इसीलिए हाफ ऑफ AB हमने यहाँ पे BP लिखा है और हाफ ऑफ BC हम यहाँ पर BQ लिखेंगे, क्योंकि हमें इसी दोनों की ज़रूरत है। और अगर ये BP और BQ अगर बराबर है तो इन ट्राइंगल BPQ अगर दो साइड बराबर है तो इसके सामने जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये इक्वल हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, जिससे हमें इसको समझने में आसानी होगी। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और अगर ये एंगल 1 एंगल 2 है तो इसके लिए हमें रीजन देना पड़ेगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, इक्वल sides are also equal। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल हो गया। अब हमें यहाँ पे एक एंगल और बनाना पड़ेगा, एंगल 3 और एंगल 4, और अब हम इस एंगल 3 और एंगल 4 को भी बराबर करेंगे। तो अभी हम करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से एक सिमिलर फिगर बना लिया है, और इसके अंदर हमने पिछले पेज पे एंगल 1 एंगल 2 लिया था, इस दोनों एंगल को, और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 बनाया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो PAS है ये कॉन्ग्रुएंट है RCQ के। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ABCD को दोबारा से रोम्बस हम बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंस ABCD इज अ रोम्बस, देयरफॉर AB BC CD एंड DA, दिस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये चारों साइड इक्वल है तो यहाँ पे हम डिवाइड करके रख लेंगे कि AB, देयरफॉर जो AB है ये अपोजिट साइड CD के बराबर होगा, क्योंकि चारों एक दूसरे के बराबर है, तो AB और CD बराबर होगा। और यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं कि AB और CD और BC के साथ हम AD को ले लेते हैं। BC और AD और DA एक ही बात है। तो यहाँ पे अगेन अगर हम AB का हाफ करेंगे और CD का हाफ करेंगे, दोनों को अगर हाफ से हम मल्टीप्लाई करें तो AB का जो हाफ होगा, अब हम इस AP को ले लेंगे, क्योंकि P यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो AB का जो हाफ होगा ये AP होगा। और इसी तरीके से जो ये CD है, तो CD का जो हाफ होगा इसे हम CR ले लेते हैं, क्योंकि R यहाँ पर मिड पॉइंट है इस CD का, तो आधा और आधा ये बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस
CR की ज़रूरत है, इसीलिए हम CR को लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम इस BC का हाफ करें, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ DA, मतलब दोनों तरफ अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हमें यहाँ पे एक चीज़ मिल जाएगा कि जो BC है इसका जो हाफ है ये हम इस CQ को ले लेंगे, तो इधर ये आ जाएगा CQ। और इसी तरीके से AD का अगर हम हाफ करें तो ये AS हो जाएगा, क्योंकि हमें AS की ज़रूरत है, ऐसे DS भी हो सकता था बट हम AS लिखेंगे क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है। एक जो यहाँ पे PS है वो इस QR के अपोजिट में है, इक्वल है, क्योंकि PQRS को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया था, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 साइड ये और 3 साइड ये, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं कि 3 साइड इसके बराबर हो गए। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम लिख लेंगे कि जो AP है वो CR के बराबर हो गया और जो CQ है ये AS के बराबर हो गया, और इसको हम मान लेते हैं कि जो इक्वेशन है ये थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल PAS एंड ट्राइंगल RCQ, तो RCQ ट्राइंगल के अंदर और PAS ट्राइंगल के अंदर, तो जो AP है ये बराबर है CR के दूसरे ट्राइंगल के, ये हम लिख सकते हैं कि ये फ्रॉम थर्ड है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो AS है वो CQ के बराबर है और ये भी फ्रॉम थर्ड है। और जो ये PS है वो इस QR के बराबर है, जो इधर का जो PS है वो QR के बराबर है। और क्योंकि हमने इस PQRS को पीछे अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो PS और QR ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, और इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो इसीलिए अब हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल PAS है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल RCQ के, और क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड है तो इसीलिए हम यहाँ पर साइड 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 मेंशन कर देंगे। तो साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर हो गया। तो एक हमने यहाँ पर जो प्रूफ किया था पहले एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, अब यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी बराबर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इसको थर्ड इक्वेशन माना था, अब इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे नाउ जो ये AB और BC है इस पे एंगल 3 एंगल 1 और एक एंगल ये बन रहा है जो SPQ है, और अगर इस BC के ऊपर देखें तो एंगल 2 और एंगल 4 और एक एंगल ये बन रहा है जो PQR है। तो इस दोनों को अब कंसीडर करते हैं और इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी नो दैट sum of angles on a line is 180 degree, therefore जो एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल SPQ होगा, तो क्योंकि ये AB लाइन के ऊपर ही ये तीनों एंगल बन रहे हैं तो इसका जो सम होगा ये 180 होगा, और इसीलिए हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। बट अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल SPQ इज 180 डिग्री। ऑल्सो जो यहाँ पे एंगल 2 है इस लाइन के ऊपर BC के ऊपर एंगल 2, और यहाँ पे PQR है, और यहाँ से जो एंगल 4 है पहले हम एंगल 4 लिख लेंगे, और PQR ये भी 180 डिग्री होगा। तो इस तीनों एंगल का जो सम है ये 180 है, इस तीनों एंगल का जो सम है वो भी 180 है। तो यहाँ पे ये तीनों एंगल इस तीनों एंगल के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर
यही बात हम लिख लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे जो हमने इससे प्रीवियस वाले पेज पे हमने एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर किया था, एक बार हम उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर किया था, तो ये हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने कोई नाम नहीं दिया, बट हम जानते हैं हमने इसे प्रूफ किया है ऊपर। तो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर इक्वल हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसा कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये इक्वल है, तो इसीलिए इसको हम कट कर सकते हैं। और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है, ये हमने इक्वेशन 4 में प्रूफ किया था। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी कट गया। और जो एस पी क्यू है अब ये बराबर हो चुका है पी क्यू आर के। तो एस पी क्यू और पी क्यू आर ये दोनों एंगल एकदम से बराबर हो गए, और इसको हम मान लेते हैं कि ये अब हमारा 5th इक्वेशन है। तो सिंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, अब जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो SPQ है और जो PQR है इसका जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम में आएगा। और यहाँ पे इस चीज़ को हमें मेंशन करना पड़ेगा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो SPQ की जगह पर हम SPQ ही लिखेंगे, PQR की जगह पर हम SPQ ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर SPQ और PQR में कोई फर्क नहीं है, ऐसा हमने 5th इक्वेशन में प्रूफ किया है। इज इक्वल टू 180 और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 5। तो जो ये SPQ और SPQ है ये हो जाएगा 2 एंगल SPQ, क्योंकि ये 2 है तो हम इसे 2 बार करके मतलब 2 टाइम्स SPQ लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जो SPQ है वो यहीं पे रह जाएगा और 180 डिग्री, और जो 2 है वो आ जाएगा डिवाइड में और ये कट के आ जाएगा 90 डिग्री। तो जो SPQ है SPQ ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया जो हमको चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक और लाइन लिखनी थी, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कि ये लास्ट पार्ट है। तो जब भी आप करेंगे तो आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से, और लास्ट में आप ये लिखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे ये लाइन से सेपरेट कर देता हूँ। तो जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि एज PQRS is a parallelogram whose one angle is 90 degree, therefore PQRS is a rectangle। तो क्योंकि PQRS को हमने पहले ही पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया था, सिर्फ हमें ये प्रूफ करना था कि अगर इसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री अगर बन जाता है तो ये जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल है। क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ यही मतलब मेन रहता है कि इसमें 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल के अंदर हर एक कॉर्नर पे, लेकिन पैरेललोग्राम में नहीं होता है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है और अगर एक 90 डिग्री अगर हम ये प्रूफ कर लेते तो ये अपने आप ही रेक्टेंगल बन जाता। तो इसीलिए हमने इसको 90 डिग्री प्रूफ किया है। तो PQRS अब एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री है, इसीलिए वो एक रेक्टेंगल है। और ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो ये जो लास्ट पार्ट है ये यहाँ पे एंड होता है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व